उन लड़कों ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और एक रात के लिए अपने साथ ले गए। जैसे ही मैंने देखा, 5 लड़के मेरी परछाई में बदल गए। जब सब कुछ खत्म हुआ, तभी अचानक उनका एक छठा दोस्त भी वहां पहुंचा। कमरे में उसकी चीख गूंज उठी, जैसे वह अंधेरे में भटकते हुए किसी अनजाने सच से टकरा गया हो। कभी कभी हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां उसकी ख्वाहिशें उसे ऐसी सीमाओं तक पहुंचा देती हैं जहां सोचना भी मुश्किल हो जाता है। मैं भी अपनी इच्छाओं के सफर पर निकल पड़ी थी। रात के 12 बजे उस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी थी और एक के बाद एक लड़कों ने मुझे अपनी हवस का शिकार बना लिया। दर्द ने मुझे अपनी पकड़ में ले लिया, लेकिन मैंने सब कुछ अपनी मर्जी से अपनाया था। मुझे अपने कपड़ों या उठने वाले दर्द की परवाह नहीं थी। 2 लड़कों ने मुझे ऐसा जख्म दिया कि मेरा सिर चकराने लगा। मेरी जिंदगी में ऐसा पल आ जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं जो भारी कीमत चुका रही थी, उसके आगे पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की इच्छाएं मुझे इस रास्ते पर ले आईं। यह सब सोचना आम हालात में किसी लड़की के लिए संभव नहीं होता, लेकिन मैं वहां थी और मुझे यह फैसला लेने में कोई समय नहीं लगा। वह सब सेहतमंद और तंदुरुस्त लड़के थे, जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले लड़कों ने मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया। यह मेरा पहला अनुभव था जब किसी पुरुष ने मुझे छुआ। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे में चला आया। मैंने गहरी सांस ली और थोड़ा वक्त मांगा, लेकिन वह कहने लगा कि उसके पास समय नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत मेरे पास आया और मेरे आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए मुझ में और भी घुसता चला गया। मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वह और भी जोश में आ जाता। अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी, बल्कि खामोशी से इस कयामत को सहन कर रही थी। 1 घंटे तक वह अपनी हवस को शांत करता रहा और जाते जाते उसने मेरे शरीर पर अपने दांतों के निशान छोड़ दिए। उसने कहा कि अगर उसे फिर से मौका मिला तो वह मेरे साथ फिर से वक्त बिताए। उसके जाने के बाद मैंने अपने शरीर को देखा और मैं चौंक गई। हर जगह जख्म थे। तीसरे लड़के ने तो मुझ में असीमित दर्द भरा दिया था। वह एक रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात बन गई। उन सभी ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया, क्योंकि उन्होंने बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं खुद से करवट बदलने की काबिलियत भी नहीं रखती थी। धीरे धीरे दर्द की वजह से मेरी आंखें बंद होने लगीं। तभी उन लड़कों ने बताया कि उनका एक छोटा दोस्त भी आ गया है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें इनकार कर सकूं या इस बात का विरोध कर सकूं। जैसे ही वह लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया, उसकी चीखें निकल गईं। उसकी चीखें सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल है। मैंने ग्रेजुएशन कर रखा था, लेकिन आज की दुनिया में ग्रेजुएशन का कोई महत्व नहीं रह गया। लोग बेड करके भी डिग्रियां हाथ में लिए सड़कों की धूल में मिल रहे होते हैं। ये बात मुझे तब समझ आई जब मैं नौकरी की तलाश में निकली। हर कंपनी के बाहर नौजवानों की एक लंबी लाइन थी जो अपनी किस्मत के इंतजार में खड़े थे। ऐसे में मुझे एक बिना अनुभव और साधारण सी लड़की को नौकरी कैसे मिल सकती थी? लेकिन नौकरी की तलाश मेरी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी थी। मेरे बाबा के स्वर्गवास ने हमारी आर्थिक स्थिति को तोड़ दिया था। वह अकेले ही घर की जिम्मेदारियां संभालते थे और हम 3 बहनें थीं। मेरी बड़ी बहन पढ़ी लिखी थी, इसीलिए कमाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। जब मैं घर से निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैंने बाहर की दुनिया को आसान समझा था, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा था कि बाबा कितनी मेहनत से हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा बाबा से नाराज रहती थी कि वे हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते थे। उनकी नाराजगी पर उनका चेहरा हमेशा उतर जाता था और वह बड़े प्यार से कहते थे, मधु बेटी, तुम फिक्र मत करो, एक दिन तुम्हारा भाग भी चमकेगा। लेकिन मुझे वह दिन अपनी किस्मत में नहीं नजर आता। फिर बाबा सोते सोते ही ईश्वर को प्यारे हो गए। जब सुबह हमें यह बात बताई गई कि बाबा हमारे बीच नहीं रहे, तब हमें एहसास हुआ कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे। जब तक वह हमारे साथ थे, कम से कम हम दुनिया की बुरी नजरों और रोटी जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित नहीं थे। बाबा के निधन के कुछ दिन तक पड़ोसी और खानदान वाले हमारी मदद करते रहे, लेकिन धीरे धीरे सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। आज के दौर में कौन किसी का पेट पाल सकता है? मजबूरन मुझे नौकरी की तलाश में बाहर निकलना पड़ा। मुझे समझ आ गया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया कितनी कठिन है। किसी भी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली।
हर कंपनी के बाहर हजारों युवा पहले से खड़े होते थे। मैंने स्कूलों का रुख किया, लेकिन वहां भी हालात मेरे लिए बुरे। आधे दिन से ज्यादा काम करने के बदले सिर्फ 6,000 मिलते थे, जो घर के बिलों में ही खत्म हो जाते थे। हर स्कूल में मेरा तजुर्बा पूछा जाता और मेरा मुंह खाली रह जाता। काफी कोशिशों के बावजूद कोई नौकरी नहीं मिली। अंत में मेरी एक दोस्त के भाई की मदद से मुझे एक पिज्जा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। यह शहर के एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में था, जहां हमेशा मर्दों की भीड़ रहती थी। मुझे वहां नौकरी पर बुला लिया गया, लेकिन काम अजीब और चुनौतीपूर्ण थे। अब मैं एक आधुनिक लड़की की तरह अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। 12 बजे के करीब जब मैं घर पहुंची, तो माँ मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने माँ के साथ बैठकर खाना खाया और फिर तुरंत बिस्तर पर लेट गई। मुझे बाबा की बहुत याद आ रही थी। बाबा हमेशा मेरे नखरे उठाते थे, लेकिन मैं हर बार उनसे किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ से तड़पते तड़पते से कब नींद आई, पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं फिर से 2-5 बजे के करीब घर से निकल गई। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था, बल्कि मुझे ऑर्डर लेने का काम सौंपा गया था। ये काम मुझे शुरू में आसान लगा, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि यह बिल्कुल भी सरल नहीं था। जब मैं जिनके पास ऑन ऑर्डर लेने जाती, वे मर्द अक्सर मुझे सिर से पांव तक देखकर मुस्कुराते। मुझे भी मुस्कुराना पड़ता, क्योंकि यही मेरे नौकरी का नियम था। वे जानबूझकर ऑर्डर देने में काफी वक्त लगाते और कभी-कभी तो ऐसा लगता जैसे मेरा सांस रुकने लगा हो। ये पिज्जा हाउस मेरी वजह से चल रहा था, और अब मुझे यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि यहाँ आने वाले ज्यादातर मर्द लड़कियों के लिए ही आते थे। दिन तेजी से गुजर रहे थे और मुझे यहाँ काम करते हुए 1 महीना हो गया था। उस 1 हफ्ते में कई अजीब घटनाएं हुई। मर्दों की अजीब निगाहें, ऑर्डर दे देने के बहाने करीब आना और डबल मीनिंग शब्दों का अदला बदली। लेकिन इस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह के अलावा मैंने टिप के जरिए काफी पैसे जमा कर लिए थे। मैंने उन पैसों से बिजली का बिल चुकता किया। मैं पिज्जा हाउस के माहौल की आदी होती जा रही थी। 5 लड़के रोज शाम को सबसे कोने वाली टेबल पर बैठ जाते। मैं उनके पास ऑर्डर लेने जाती और वे सभी 25 साल के नौजवान थे, जो मुझे गहराई से देखते थे। आज भी जब मैं उनके पास गई, तो उनमें से एक ने पूछा, क्या तुम यहाँ मजबूरी में काम कर रही हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने तुरंत अपना कार्ड निकालकर मेरे सामने रख दिया और कहा, तुम बहुत शरीफ लड़की लगती हो। अगर कभी मदद की जरूरत हो तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे मैंने वह कार्ड उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। उसका मुस्कुराना मुझे थोड़ी अजीब सा लगा। इसके बाद यह सिलसिला शुरू हो गया। रोज मैं उनका ऑर्डर लेने जाती और उनमें से कोई ना कोई मुझे सवाल पूछ लेता। दूसरा महीना भी पलकों झपकते ही गुजर गया। फिर एक दिन माँ ने बताया कि मेरी बड़ी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है और वे जल्दी शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि मैंने तो घर का खर्चा अपने कंधे पर उठाया था। शादी की जिम्मेदारी का मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ ने कहा, तू अपनी कंपनी से लोन ले लो। कितनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपए भी मिल जाएंगे। मेरी बड़ी बहन अब 20 साल की हो रही थी और माँ उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित थी। अब मैं माँ को क्या बताती कि मैं तो पिज्जा हाउस पर मामूली सी नौकरी कर रही थी। लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते? मैंने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आंखों में उम्मीद की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें विश्वास था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा। मैं सोचने लगी, मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगले दिन मैं नौकरी पर भी परेशान रही और मेरी साथी ने यह बात नोट कर ली। क्या बात है प्रियंका, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो? उसने मेरी चिंता भांपते हुए कहा। मैंने उसे बताया कि मेरी बड़ी बहन की शादी करनी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर उसने कहा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, सादगी से विदा कर दो। उसकी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। घर आकर मैंने माँ को यही मशवरा दिया कि वह सादगी से दीदी की विदाई कर दें, लेकिन माँ ने कहा, हर किसी को हमारे मसलों की जानकारी नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमाई है। अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को विदा किया तो उसके ससुराल वाले उसे जिंदगी भर ताने देते रहेंगे। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ऐसी जगह दीदी की शादी करने की क्या जरूरत है? मेरी बात सुनकर माँ नाराज हो गई। तू नहीं जानती कैसे कैसे करके तेरी बहन का एक अच्छा रिश्ता आया है और तू इसमें भी नुक्ता निकाल रही है। माँ के आंसुओं और समाज के कठोर वास्तविकताओं को उजागर करती है। माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और आंखों में आंसू। उन्होंने कहा, अगर आज तेरे बाबा जिंदा होते तो मुझे तेरी मिन्नत नहीं करनी पड़ती। वह खुद अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेते। उनकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। सच में अगर बाबा जिंदा होते
तो वह किसी भी हालत में पैसे का इंतजाम कर लेते। मैंने माँ को गले लगाया और वादा किया कि मैं जल्द ही पैसे का इंतजाम कर लूंगी। हालांकि ये वादा करते वक्त मुझे खुद नहीं पता था कि इतना बड़ा रकम कहाँ से आएगा। माता पिता का प्यार औलाद के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। वे अपनी जान पर खेलकर भी अपनी औलाद को हर सुख देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जगह लेना मेरे लिए नामुमकिन था। दिन चिंता और परेशानियों में कट रहे थे। मैंने पिज्जा हाउस के मैनेजर से मदद की बात की, लेकिन उनकी नज़रें देखकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे उनकी नीयत पर शक हुआ। इसी बीच वही लड़के हर रोज़ पिज्जा हाउस आते थे। जब मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक ने कहा, आज आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने बार बार पूछा कि क्या मैं उसे अपनी परेशानी बता सकती हूँ। अनायास ही मैंने अपनी समस्या उसे बता दी। शायद मुझे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जिसके सामने मैं अपने दिल की बात रख सकूं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसने कहा, इतनी छोटी सी बात के लिए आप परेशान हैं? हमने आपको अपना कार्ड दिया था ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप हमसे संपर्क कर सकें। मैं हैरान थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये अजनबी लोग मेरी मदद करेंगे। उन्होंने मुझे लाख रुपए देने की पेशकश की। मैं उन्हें बस देखती रह गई। उनके लिए यह बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन मेरी स्थिति में यह किसी वरदान से कम नहीं था। हालांकि उनकी मदद की शर्तों ने मेरे कदम रोक दिए। उन्होंने कहा, हम आपको यह रकम देंगे, लेकिन उसके बदले हमें एक रात का समय चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं सिहर उठी। मैंने घबरा कर कहा, मैं एक शरीफ घराने से संबंध रखती हूँ, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकती। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, यह आपकी मर्जी है, लेकिन आज के ज़माने में कोई बिना मतलब की मदद नहीं करता, चाहे वह आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। उनकी बात में सच्चाई थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत को गिरवी रखकर यह रकम नहीं लेना चाहती थी। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। घर लौटने पर माँ और बहन मेरे इंतजार में थीं। माँ ने बताया कि दीदी के ससुराल वाले 1 महीने बाद शादी करना चाहते हैं और वे छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए पसंद करते हैं। इस तरह एक ही खर्च में दोनों बहनों की शादी हो सकती थी। छोटी बहन के रिश्ते की बात सुनकर मुझे खुशी हुई, लेकिन 1 महीने का समय सुनकर मेरा दिल बैठ गया। पैसे का कोई इंतजाम नहीं हो पाया था और माँ उम्मीद से मेरी तरफ देख रही थीं। मैंने माँ से कहा, आप शादी की तारीख पक्की करें, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी। मेरी बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह खुशी मुझे अपनी आबरू की कीमत पर खरीदनी होगी। अगले दिन मैंने उन 5 लड़कों को हामी भर दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमें पता था कि आप मान जाएंगी। मैंने माँ को झूठ बोल दिया कि कंपनी के काम के चलते मुझे रात भर रुकना होगा। माँ ने यह सोचकर इजाज़त दे दी कि मेरा लोन मंजूर हो गया है। पिज्जा हाउस से छुट्टी के बाद मैं उन लड़कों के साथ चली गई, लेकिन उनकी असली मंशा कुछ और थी। उन्होंने मुझे अपनी दरिंदगी का शिकार बना लिया। जब एक लड़का कमरे में आया तो उसने देखा कि पूरा बिस्तर खून से सना हुआ था। मेरी हालत बहुत खराब थी। उसने फौरन मुझे उठाया और एक छोटे से अस्पताल ले गया। वहाँ एक परिचित डॉक्टर ने मेरी जान बचाई। वह लड़का भी उन्हीं 5 का दोस्त था, लेकिन उसमें इंसानियत बाकी थी। उसने मुझे बचाया और मेरी देखभाल की। उसने मुझे लाख रुपए भी दिए जो उसके दोस्तों ने दिए थे। मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। मैंने उस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी शुरू कर दी। वहाँ मुझे इज्जत मिली। इस घटना ने मुझे सिखाया कि आज के समय में बिना किसी स्वार्थ के मदद करने वाले लोग बहुत कम हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में मजबूत रहना चाहिए। नौकरी करने वाली लड़कियों को हमेशा इज्जत की नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि वे अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सहन करती हैं। आप